हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आवर्त सारणी का टॉपिक स्टार्ट किया था और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने आवर्त सारणी क्या है इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे और साथ ही इसका एक ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ ये सब देखा था। उसके अंतर्गत हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण, दोषों और उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। तो आज हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी। इन कमियों को दूर करते हुए 1913 में मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया और तब से ये आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रारूप बनी हुई है। तो आज हम इसी आवर्त सारणी के ऊपर विभिन्न टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारी वीडियो कंटेंट में क्या क्या है। तो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। फिर आज के कंटेंट में हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसका मतलब है कि आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है। उसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा आवर्त सारणी की संरचना, यानी इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से दी गई है और इसकी विशेषताएं क्या है। फिर हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जो विभिन्न एरियाज या ब्लॉक्स, खंड बनाए गए हैं जिन्हें हम SPDF के नाम से जानते हैं, उन अलग अलग ब्लॉक या खंडों की क्या विशेषताएं हैं। और फिर हम बात करेंगे आवर्त सारणी के गुण और दोषों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इन पॉइंट्स पर निर्भर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए, एक आवर्त सारणी जो हमने मेंडलीफ की पढ़ी थी 1869 में मेंडलीफ द्वारा एक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। लेकिन उस आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी जिसे बाद में दूर करते हुए मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो मोजले एक बार इस प्रकार से प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने इस तरह से जब परमाणुओं के ऊपर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वगैरह का प्रयोग किया तो उसमें उन्होंने देखा कि परमाणुओं के जो गुण हैं वो उनके परमाणु भारों पर उतने अधिक निर्भर नहीं कर रहे हैं जितने उनके परमाणु क्रमांकों पर। तो इसके बाद मोजले ने ये नियम दिया कि देखिए, तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु क्रमांक पर अधिक निर्भर है और इसी आधार पर उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो इस आवर्त सारणी का निर्माण जो है वो हेनरी मोजले ने किया था और इसमें उन्होंने परमाणुओं को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। आपको याद होगा कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु के परमाणु भारों पर आधारित थी, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर निर्भर है, वो परमाणु क्रमांकों पर निर्भर है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों में मूल अंतर क्या है। तो ये जो आवर्त सारणी है इसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं और ये जो आवर्त सारणी है ये आधारित है आधुनिक आवर्त नियम पर। जैसे आपको याद होगा कि मेंडलीफ का जो नियम है वो मेंडलीफ का आवर्त नियम कहलाता है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी का आधार है वो मेंडलीफ का आवर्त नियम, उसमें उन्होंने परमाणु भारों के आवर्ती फलनों की बात की थी। यहां पर इस प्रकार से एक नया आवर्त नियम दिया गया और ये आवर्त नियम क्या है, चलिए देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त नियम यानी आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसका आधार किस कथन को माना गया है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ वाली आवर्त सारणी में यहां पर परमाणु भारों के आवर्ती फलन की बात की गई थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों के बारे में बात की जाती है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, 37 पंक्तियों में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो एक निश्चित समय के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है, यानी तत्वों के जो गुण हैं वो दोहराए जाते हैं। इसी बात को आधार मान करके मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। चलिए हम बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है, इसका निर्माण किस तरह से किया गया है। अब पहला पॉइंट तो यही कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या इसे आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर पर आधारित है। एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो है वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। और हर परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो एक
जिसे आप कह सकते हैं अद्वितीय नंबर होता है, यानी दो अलग अलग तत्वों का परमाणु क्रमांक कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए परमाणु क्रमांक एक अधिक महत्वपूर्ण लक्षण है परमाणु भार की तुलना में। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। उसके बाद में इसमें भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं या स्तंभ है। आपको याद होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर इस तरह से स्तंभ थे उनको समूह कहा गया था और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया था। यहां पर भी क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जा रहा है, लेकिन ऊर्ध्वाधर को यहां पर इस प्रकार से हम वर्ग कहेंगे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से थोड़ा सा अलग है। यहां पर एक चीज यहां पर देखनी होगी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह थे और 7 वर्ग थे। अब ये समूह क्या होते हैं? समूह होते हैं ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल्स जो कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, उन्हें इस तरह से, सॉरी यहां पर वर्ग नहीं है, यहां पर आवर्त है। जो क्षैतिज पंक्तियां थी वो 7 थी मेंडलीव की। यहां पर हम बात करेंगे तो ये संख्या 18 और 7 हो जाती है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, और 7 जो है वो आवर्त हैं। अब यहां पर एक चीज और देख सकते हैं कि एक वर्ग में, इस आवर्त सारणी में एक विशेषता ये है कि इसमें एक वर्ग, जैसे 18 वर्ग हैं या उनके अलग अलग कुछ 1A 2A करके कुछ नाम दिए गए हैं, तो इनमें एक चीज रहेगी कि समान वर्ग में, यानी एक ही वर्ग में, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जितने भी तत्व आएंगे उन सबका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी। इसी आधार पर एक वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म जो है या केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इनके आधार पर ही किसी परमाणु की रासायनिक प्रॉपर्टी या रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है। तो जब एक वर्ग या एक जो वर्टिकल कॉलम है उसमें आने वाले सभी तत्व समान बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं तो उनके जो रासायनिक गुण हैं वो भी समान रहेंगे। तो ये विशेषता है इस आधुनिक आवर्त सारणी की। इसके बाद अगर आप इस आधुनिक आवर्त सारणी को देखें तो इसमें एक देख सकते हैं कि यहां से ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं 1 से लेकर के 18 तक, ये जो हैं वो वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। और ये आप क्षैतिज लाइनों में देखें तो 7 जो है वो आवर्त हैं। तो 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर यहां पर देखें तो यहां से 1 से लेकर के 18 तक जो वर्टिकल कॉलम है उन्हें हम वर्ग कहते हैं। अब देखिए यहां पर ये आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से काफी बड़ी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे वो 8 ही थे, हालांकि उसमें भी जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो 7 ही थी, लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पर मेंडलीव में 8 थी, यहाँ पर 18 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आवर्त सारणी काफी बड़ी है। इसीलिए इस आवर्त सारणी को, या जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो ये आवर्त सारणी का प्रारूप है। उसके बाद यही के पॉइंट की वर्तमान को हम दीर्घाकार आवर्त सारणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार जो है वो काफी बढ़ गया है, इसमें बहुत सारे तत्व शामिल कर लिए गए हैं। क्योंकि मेंडलीव की इस आवर्त सारणी के समय बहुत सारे तत्व अज्ञात थे, लेकिन आज पृथ्वी पर लगभग 118 तत्वों के बारे में जानकारी हो चुकी है, और इन 118 तत्वों को जब एक साथ एक सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उस सारणी का आकार काफी बड़ा हो गया है। तो इसी कारण इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। अब उसके बाद में देखिए कि इसमें 1 से लेकर के 18 तक जो वर्ग हैं, जो वर्टिकल कॉलम है, ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है वो 1 से लेकर के 18 तक। फिर उसमें आप देखिए कि इनमें जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो आवर्त कहलाती हैं और इनकी संख्या 7 है। तो क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 7 है और इन्हें आवर्त कहा जाता है। तो पहले आवर्त में इस प्रकार से 2 तत्व है, दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व हैं। इसी तरह से चौथे और पांचवें में 18-18 तत्व है, छठे में 32 है, और सातवां जो है वो अपूर्ण है। तो सभी जो क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कह रहे हैं उनमें तत्वों की अगर हम संख्या देखें तो इस प्रकार से पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8-8, चौथे और पांचवें में 18-18,
उसके बाद में छठे में 32 और सातवां जो है वो अभी अपूर्ण है, उसमें पूरी जो तत्व हैं वो नहीं खोजे गए हैं, अभी उनको खोजा जाना बाकी या उनका निर्माण किया जाना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे तत्व आजकल मानव द्वारा प्रयोगशाला में भी बनाए जाते हैं। तो इसके बाद में देखिए कि जो पहला आवर्त है, पहला आवर्त यानी आप कहें कि कोई भी आवर्त, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि इस तरह से ये आवर्त सारणी है, तो इसका पहला जो तत्व होगा वो किसी क्षार धातु से शुरू होगा, यानी पहला जो यहां पर कोई भी तत्व होगा वो क्षार धातु होगा, और अंतिम जो इसका इस प्रकार से तत्व होगा वो कोई ना कोई अक्रिय गैस होगी, इनर्ट गैस होगी या उत्कृष्ट गैस होगी। तो ये इस आवर्त सारणी की विशेषता है कि किसी भी आवर्त की जो शुरुआत है, आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां, उनकी जो शुरुआत है वो किसी क्षारीय धातु से होगी, और उसका जो अंत है, आवर्त का जो अंतिम तत्व है वो कोई ना कोई उत्कृष्ट या अक्रिय गैस होगा। जैसे तीसरे आवर्त का इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि पहला तत्व जो है वो लिथियम और अंतिम तत्व जो है वो नियोन होगा। आवर्त सारणी में वर्ग प्रथम और वर्ग 2 इनको कुछ नाम दिया गया है। जैसे प्रथम जो वर्ग है उन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है, और जो द्वितीय वर्ग के तत्व हैं उन्हें क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ये क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये पानी के साथ में घुल करके क्षार बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है। और ये चूंकि इस प्रकार से मृदा में पाए जाते हैं इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी में आप देखिए कि ये जो पहला कोई भी जैसे आवर्त है, तो किसी भी आवर्त का पहला जो तरह से तत्व होगा, जैसे यहां पर आप दूसरे की बात की तो लिथियम एक क्षार धातु है, और इसका अंतिम जो है वो इस प्रकार से नियोन जो है वो इस प्रकार से एक अक्रिय गैस है। तो किसी भी आवर्त की क्षैतिज पंक्ति की शुरुआत एक क्षार धातु से होगी और उसका अंत जो है वो एक अक्रिय गैस से होगा। ये जो 18वां ग्रुप है इसे हम अक्रिय गैस समूह कहते हैं। अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों का मतलब होता है ये गैसें सामान्यतः, या आप कहें कि ये गैसें जो है वो किसी से क्रिया नहीं करती। इनका कारण ये है कि इनका बाह्यतम कोश पूरा भरा होगा, इसकी वजह से ये जो गैसें हैं वो इस प्रकार से किसी अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती हैं, इस कारण से इन्हें अक्रिय या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैसेस भी कहा जाता है। तो किसी भी तत्व की शुरुआत या किसी भी आवर्त की शुरुआत किसी क्षार धातु से और अंत किसी अक्रिय गैस से होगा। ये पूरा जो ग्रुप है ये अक्रिय गैसों का ग्रुप कहलाता है, ये 18वां जो ग्रुप है यहां तक। अब यहां पर एक चीज और देखिए, ये जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग इसे कहते हैं क्षार धातु, और जो दूसरा वर्ग है इसे कहते हैं क्षार मृदा धातु। तो दो वर्ग जो पहले हैं इन्हें क्षार धातु और इन्हें क्षारीय मृदा धातु। वैसे जैसे 18वां जो ग्रुप है उसको हम अक्रिय गैस ग्रुप कहते हैं, 17वें को इस प्रकार से हेलोजन के नाम से जाना जाता है। तो कुछ अलग अलग इनके विशेष नाम दिए गए हैं इन समूहों को, इनकी तत्वों की जो कॉमन गुण है उनके आधार पर। तो ये आवर्त सारणी में कुछ पॉइंट्स। उसके बाद देखिए आवर्त सारणी का जो छठा आवर्त है, छठे और सातवें में से 14 जो तत्व हैं उनको आवर्त सारणी से बाहर रखा गया। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो आवर्त सारणी है इनमें से यहां से कुछ तत्वों को 14 तत्वों को इस जगह से उठा करके यहां पर रखा गया है। तो 6th आवर्त में से 14 तत्व और 7वें आवर्त से में भी जो 14 तत्व हैं उनको आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया गया है। तो 6 आवर्त से जो 14 तत्व लिए गए हैं इन्हें लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इनकी शुरुआत जो है वो लेंथियम से होती, लेंथेनॉइड से होती, इसी कारण से इन्हें लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। इसी तरह से जो 7वां तत्व है उसकी शुरुआत एक्टिनाइड से होगी, उसमें भी 14 तत्व जो है वो आवर्त सारणी से नीचे अलग रखे गए हैं, इन्हें एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। अभी आगे हम SPDF ब्लॉक की जब बात करेंगे तो उसमें F ब्लॉक में इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी के लिए आप याद रखिए कि छठा और 7वां आवर्त जो है वो इतना ज्यादा तत्वों से बना हुआ है कि उनमें से 14 तत्व दोनों में से लेकर के आवर्त सारणी में नीचे अलग से 2 लाइनों के रूप में या 2 पंक्तियों के रूप में रखे गए हैं। फिर उसके बाद में देखिए आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक्स में, 4 खंडों में बांटा गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का जो क्रम है वो किस प्रकार से है, या इनका बाह्यतम
कोश जो है वो कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोश में भरा जा रहा है, भारितम जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकोश में भरा जा रहा है, इस आधार पर ये 4 प्रकार के ब्लॉक्स में बांटे गए। तो ये कौन कौन से हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस पी डी एफ 4 प्रकार के ब्लॉक बनाए गए हैं इस आधुनिक आवर्त सारणी में। ये कौन कौन से हैं देखिए, यहां पर ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं यहां से यहां तक, ये 2 जो फर्स्ट वर्ग हैं ये है एस ब्लॉक, इन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक। बीच का ये जो ब्लॉक है इसे कहेंगे डी ब्लॉक। ये जो भाग है इसे कहेंगे पी ब्लॉक। और यहां पर ये जो नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियां छठे और 7वें आवर्त से जो 14 जो तत्व लेकर के अलग रखे गए हैं इन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक। अब इन तत्वों के नाम रखने का या इनको इस तरह से एसपीडीएफ में बांटने का आधार क्या है, देखिए जो एस ब्लॉक के तत्व होंगे उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में भरा जाएगा। इसी तरह से इस ब्लॉक के जो भी तत्व होंगे उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी उपकोश में भरा जाएगा। सेम यहां पर भी यही बात है कि इन ब्लॉक के तत्वों में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक डी उपकोश में भरा जाएगा और यहां पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक या एफ उपकोश में भरा जाएगा। तो जिस उपकोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है एसपीडीएफ। तो देख लीजिए कि ये आवर्त सारणी में कहां कहां स्थित है, एस ब्लॉक कहां पर है, पी कहां पर है, डी कहां पर है और एफ कहां पर है। एस और पी के बीच में है डी, मतलब ये ऐसे क्रम से नहीं है कि एसपीडी, एस और पी के बीच में यहां पर डी है। उसके बाद में हम सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी विस्तार से बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाए कि एसपीडीएफ ब्लॉक्स को जो है वो थोड़ा सा अलग से विस्तार से समझाएं तो एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक का मतलब क्यों है, एस ब्लॉक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोश में भरा जाता है, इस कारण ये एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। फिर उसके बाद में ये जो तत्व है वो आवर्त सारणी के पहले और दूसरे वर्ग में आते हैं। अभी हमने बात की थी फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग है वो एस ब्लॉक तत्व कहलाता है। पहले वर्ग को क्षारीय धातु और दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और 2 होता है। NS का मतलब है कि कोई भी इस प्रकार से आवर्त जो रहेगा वो इस प्रकार से कोई भी आवर्त जैसे मतलब उसकी मुख्य क्वांटम संख्या, अब जो परमाणु में जो कोश है ये उसकी संख्या को बताता है। एस का मतलब है कि एस में 1 या 2, यानी जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें 1 होगा और जो सेकंड जो वर्ग है जो क्षारीय मृदा धातुओं वाला है उसमें S2 होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर आप एक आवर्त सारणी की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि सोडियम, जैसे हम यहां पर बात करें कि सोडियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से होता है कि उसमें S1 विन्यास होता है और मैग्नीशियम का जो है वो S2 होता है। इसी कारण से ये कहा जाता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से है कि NS1 और 2 होता है। फिर उसके बाद में बात करें कि पहले वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके +1 धनावेशित आयन बनाते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, यानी ये +2 धनायन बनाते हैं। जैसे अगर आप सोडियम की बात करेंगे तो वो Na+ बनाएगा और अगर आप मैग्नीशियम की बात करेंगे तो वो Mg+2 बनाता है। अब क्षार धातु नाम क्यों दिया गया है इन्हें, क्योंकि क्षार या एल्कलाइनी का कास्टिक से ये व्युत्पन्न हुआ शब्द है और उसका मतलब है कि ये तत्व जो है वो पानी के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसीलिए इनको क्षार धातु कहा जाता है। ये धातुएं नर्म है, मतलब इतनी कठोर नहीं, यानी इनका जो इस प्रकार से विन्यास है वो उतना कठोर नहीं है जितना दूसरे धातुओं का होता है। जैसे आप अगर सोडियम पोटेशियम वगैरह की बात करेंगे तो ये नरम धातु है। सोडियम इतनी नरम धातु है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। धन विद्युतीय धातुएं यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है और साथ ही क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि धातुओं के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं। जैसे अगर आप बात करें
कार्बन। तो कार्बन एक अधातु है, लेकिन इसका जब ऑक्साइड बनेगा तो ये अम्लीय है। नाइट्रोजन एक अधातु है और उसका ऑक्साइड बनेगा तो ये अम्लीय होगा। सल्फर एक अधातु है, ऑक्साइड बनेगा तो अम्लीय होगा। ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड तो अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक अम्लीय गैस है। तो आप देख सकते हैं कि अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय हैं और जो क्षारीय धातुओं के जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, कुछ धातुओं को छोड़कर, जो कि इस प्रकार से उभयधर्मी ऑक्साइड्स का निर्माण भी करते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। देखिए पी ब्लॉक, इसका मतलब है अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में भरा जाएगा, इस कारण से नाम क्या दिया गया है, पी ब्लॉक तत्व। तो पहला पॉइंट ये कि भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाएगा, इसलिए नाम पी ब्लॉक तत्व कहलाता है, या इन्हें पी ब्लॉक खंड के तत्व कहा जाता है। फिर इसमें आवर्त सारणी के 13 से लेकर के 18 तक के वर्ग आते हैं। जैसे हमने बात की थी कि एस के बाद में बीच में डी आता है और उसके बाद जो है वो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। इनका बाह्यतम कोश जो है वो इस प्रकार से NS2NP126 होता है। तो आप यहां देखिए कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में भरे जा रहे हैं, इस कारण से इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। 18वें वर्ग में उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें आती है। अभी हमने बात की थी कि जो अंतिम वर्ग है उसे हम शून्य या अक्रिय या उत्कृष्ट गैसों का समूह भी कहते हैं। कारण क्या है कि इनका बाह्यतम कोश पूरा भरा होता है, यानी इनका जो बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं उतने ही होते हैं। जैसे सामान्यतः किसी भी परमाणु को अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की प्रवृत्ति दर्शाई जाती। तो ऐसी स्थिति में ये जो तत्व हैं इनके बाह्यतम कोश में प्राकृतिक रूप से 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि इनका अष्टक जो है वो पूरा होता है। ये अष्टक वगैरह या परमाणु जो है वो इस प्रकार से अष्टक पूरा करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाते हैं, इसको हम रासायनिक बंधों के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि ये एक ऐसे तत्वों की श्रेणी है जिसमें बाह्यतम कोश पूरा भरा हुआ है और जिसे इस प्रकार से न तो किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की आवश्यकता है और न ही कोई अन्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण या साझा करने की जरूरत है। इसी कारण से ये गैसें जो हैं वो किसी दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करती है, इस कारण हम इन्हें उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें, नोबल गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता या इनकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम होती। उसके बाद में 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, यानी जो नोबल नोबल गैसेस जो हैं उनसे जस्ट पहले वाला जो ग्रुप है, 17वां जो ग्रुप है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आते हैं, इन्हें हैलोजन कहा जाता है। हैलो का मतलब होता है लवण, और जन का मतलब होता है लवण बनाने वाले। तो ये जो तत्व हैं वो चूंकि लवणों का निर्माण करते हैं, इस कारण से इन्हें हैलोजन कहा जाता है। जैसे आप देखिए कि सोडियम के साथ में जैसे ही क्लोरीन मिलेगी तो ये लवण बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो अपने इसी लवण बनाने की प्रवृत्ति के कारण इन तत्वों को हैलोजन्स कहा जाता है। हैलोजन का मतलब है लवण बनाने की क्षमता। तो 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप बात करें तो पी ब्लॉक जो है वो एक ऐसा खंड है, एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातुएं भी है, जिसमें अधातुएं भी है और उपधातुएं और उत्कृष्ट गैसें भी। धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आगे हम डिटेल में इन पे बात करेंगे कि धातु जो है वो इस प्रकार से कुछ विशेष गुण रखते हैं, जिनके तार बनाए जा सकते हैं, जिन्हें शीट में बदला जा सकता है, जो विद्युत और ताप के चालक होते हैं। अधातुओं में इस प्रकार के गुण नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, उन्हें हम उपधातुएं या मेटेलॉइड्स कहते हैं। और उत्कृष्ट गैसों के बारे में हमने बात की कि ये ऐसे तत्व हैं जो गैसीय अवस्था में हैं लेकिन अक्रिय होते हैं, ये किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते हैं। तो पी ब्लॉक एक ऐसा खंड है इस आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, जिसमें धातुएं भी है, अधातुएं भी है, उपधातुएं भी है और उत्कृष्ट गैसें भी पाई जाती है। उसके बाद में अगला है डी ब्लॉक तत्व। तो अब तक हमने जैसे एस और पी के बारे में पढ़ा, उसी तरह से डी ब्लॉक तत्व का भी नाम रखा गया है कि डी ब्लॉक में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु में वो डी उपकोष में भरा जाता है, इस कारण इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो n-d का मतलब क्या है, जो अंतिम होगा बिल्कुल उससे एक पहले वाला जो डी कक्षक होगा उसमें डी उपकोष होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब ये आवर्त सारणी में 3 से लेकर के 12, आपको याद होगा कि पहले 2 तो एस ब्लॉक के हैं, फिर 13 से 18 जो है वो पी ब्लॉक में थे,
तो बीच में जो 3 से 12 वाले वर्गों के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 और ns1 to 2 होता है। यानी ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी बाह्यतम कोश की जो सूत्र है वो इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में भरा जाएगा, n-1 डी में भरा जाएगा, और साथ ही उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अंतिम कोश के एस कोश में भी भरे जाएंगे। हालांकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर भरे जाते हैं। फिर उसके बाद में इसमें 4 श्रेणियां हैं, मतलब इसमें 4 अलग अलग जो कोशों के आधार पर इनके कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे 3D 4D 5D। ये बेसिकली इस प्रकार से आवर्त के आधार पर है। जैसे जो पहला आवर्त होगा इन डी ब्लॉक का उसको 3D, फिर 4D, फिर 5D और फिर 6D के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब इनका जो बाह्यतम कोश है वो अपूर्ण होता है, यानी इसमें इस प्रकार से संयोजकता कोश यानी जो अंतिम कोश है और उससे पहले वाला, उपांत्य का मतलब होता है अंतिम से जस्ट पहले वाला, सेकंड लास्ट जो कोश है वो पूरी तरह से भरे हुए नहीं होते हैं, अपूर्ण होते हैं। ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। जैसे बहुत सारे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो कई रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक के तौर पर काम में लिए जाते हैं। उत्प्रेरक का मतलब है कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, कई बार जो है वो गति कम करने के लिए भी इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो संदमक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक का आप कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। और डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के तौर पर किया जाता है। ये संकुल यौगिक बनाते हैं, यानी आपस में जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जटिल यौगिक का मतलब है कि बहुत सारे जो परमाणु है वो अलग अलग प्रकार के यौगिकों के संयोजन से जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में ये रंगीन होते हैं। इनमें कुछ इस प्रकार से बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की गतिविधि से इसमें कुछ रंग उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद में हम कहेंगे कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब इनकी जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है वो थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि आयरन जो है वो +2 भी दर्शाता है और आयरन जो है वो +3 भी दर्शाता है। तो इसकी 2 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इस कारण से जो डी ब्लॉक है उन्हें परिवर्तनशील जो ऑक्सीकरण स्टेट वाले एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इनका जो बाह्यतम और जो उपांत्य कोश यानी बाह्यतम से एक पहले वाला जो कोश है वो अपूर्ण होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण है वो कई बार हो जाने की वजह से या संक्रमण की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक कोश से दूसरे कोश में स्थानांतरण हो जाने की वजह से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन देखा जाता है। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है जिनकी परमाणविक या रासायनिक अवस्था में डी उपकोष आंशिक रूप से भरे या रिक्त होते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ही है कि इनके डी उपकोष क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, अपूर्ण भरे होंगे। उसके बाद में हमारा लास्ट जो ब्लॉक आता है वो है एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक का मतलब यही है कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इन परमाणुओं का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में भरा जाता है। इसी कारण से इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी जो सबसे अंतिम कोश है या इलेक्ट्रॉन जो है वो n-2 F1-14 होता है। और जो इनका उपांत्य, ये मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल लास्ट वाला, ये लास्ट से सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट से इससे कह सकते हैं, मतलब यहां पर इस तरह से अगर ये अंतिम हो गया, ये n हो गया तो ये n-1 हो जाएगा और ये n-2 हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर इस तरह से जो है नाभिक है, तो नाभिक के बाहर इस प्रकार से ये कोश है। तो अगर बाहर वाले को अगर हम n कह रहे हैं तो ये n-1 हो जाएगा, ये n-2 हो जाएगा और ये n-3 हो जाएगा। इनके बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। जैसे डी ब्लॉक में बाह्यतम 2 कोश अपूर्ण थे, यहां पर बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। तो ये चीज दोनों में ध्यान रखिएगा कि F में 3 कोश n-1 और n-2 अपूर्ण होते हैं, जबकि डी वालों में n और n-1 दो उपकोश, दो जो कोश है वही अपूर्ण होंगे। ये आवर्त सारणी के छठे और सातवें आवर्त में आते हैं। छठे और सातवें आवर्त में आते हैं और इनको आवर्त सारणी से नीचे अलग से 2 पंक्तियों के रूप में रखा गया है, जिन्हें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है।
इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व जिनमें डी ब्लॉक जो या डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आंतरिक संक्रमण का मतलब है कि ये जो है इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक में, या आप कहें कि n-2 में भरे जाता है, यानी बाह्यतम से भी एक और अंदर n-2। अब इस खंड के तत्वों की दो श्रेणियां हैं। दो श्रेणियों का मतलब क्या है कि इन्हें अलग दो सीरीज के रूप में आवर्त सारणी से नीचे स्थान दिया गया। अब इनका नाम क्यों रखा गया है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड? क्योंकि देखिए ये जो सीरीज है वो लैंथेनाइड के बाद शुरू होती है, इसलिए नाम रखा गया लैंथेनाइड सीरीज। और ये जो सीरीज है वो एक्टिनाइड तत्व के बाद शुरू होती है, इसलिए इसे एक्टिनाइड सीरीज भी कहा जाता है, या एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। तो आप यहां पर एक तरह से अगर देखें तो आवर्त सारणी में ये जो तत्व हैं ये एफ ब्लॉक हैं, ये डी हैं, यहां 3 से लेकर के 12 तक, 13 से 18 तक पी है, और ये पहले जो हैं ये एस है। तो एस पहले दो में, उसके बाद में 3 से लेकर के 12 तक डी, और फिर उसके बाद में 13 से 18 पी। और यहां पर ये जो नीचे दो अलग क्षैतिज पंक्तियों के रूप में है ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं यहां पर। और क्योंकि ये इस तरह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बाद शुरू होते हैं, इसलिए इस सीरीज का नाम भी इनके आधार पर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी की कुछ विशेषताओं के बारे में। यह श्रेणी लैंथेनम के बाद शुरू होती है, इस कारण से नाम क्या दे दिया गया है लैंथेनाइड सीरीज, जो कि इस तरह से सीलियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक जाती है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f उपकोष में जाता है, इस कारण इसे 4f सीरीज भी कहा जाता है। तो इस सीरीज का नाम क्या है? 4f सीरीज। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड सीरीज को दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मृदा में पाए जाते हैं, या पृथ्वी के भूप्रपटी में पाए जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। जैसे आपको इसमें बताना चाहूंगा कि दुर्लभ मृदा तत्व जो है वो कई प्रकार की अभिक्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, और इनका इस प्रकार से पृथ्वी पर जो इस तरह से अस्तित्व है वो बहुत कम मात्रा में। कहा जाता है कि जैसे चाइना वगैरह के पास में इसके काफी अधिक स्रोत हैं। तो दुर्लभ मृदा तत्व जो है वो लैंथेनाइड सीरीज के जो तत्व हैं उनको कहा जाता है। उसके बाद में एक्टिनाइड सीरीज जो है, एक्टिनाइड सीरीज जो है एक्टिनियम से शुरू होती है और एक्टिनियम के बाद शुरू होती है, और ये थोरियम से होकर के या थोरियम से शुरू होकर के लोरेंशियम तक के तत्व इसमें आती है। मतलब एक्टिनियम के बाद के जो तत्व हैं थोरियम से लेकर के लोरेंशियम तक, वो एक्टिनाइड सीरीज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f उपकोष में जाता है। जैसे लैंथेनाइड में 4f में जा रहा था, यहां पर किस में जाएगा? 5f में। अतः इसे 5f श्रेणी भी कहा जाता है। उसके बाद में कि जो para यूरेनियम और ट्रांस एक्टिनॉइड या अति भारी तत्व जो है वो क्या होता है, ये देखिए अलग से एक छोटा सा पॉइंट यहां पर है कि आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि तत्वों में ये नाम ट्रांस एक्टिनॉइड या अति भारी तत्व जो para यूरेनियम है वो क्या होते हैं। देखिए यूरेनियम के बाद, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 92 होता है। तो यूरेनियम के बाद के तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें कृत्रिम विधियों से संश्लेषित किया जाता है। अतः ये तत्व para यूरेनियम या ट्रांस एक्टिनॉइड कहलाते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, कई बार अगर मान लीजिए 3 मार्क्स में अगर पूछ ले जाए कि ट्रांस यूरेनियम जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, तो वहां पर एक डेफिनेशन के तौर पर या एक इंफॉर्मेशन के तौर पर इसको दिखा जा सकता है। उसके बाद दीर्घ आवर्त सारणी के गुण क्या है, क्या विशेषताएं क्या है इसकी। देखिए आवर्त सारणी के तत्वों को उनके गुणों की समानता के आधार पर प्रत्येक को ए या बी अलग अलग वर्गों में रखा गया। जैसे हम पहले और सेकंड जो एस ब्लॉक है उनको फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हैं। इस कारण अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हर वर्ग का, वो इस प्रकार से है कि सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, यानी एक एक परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। अब जैसे ये आवर्त सारणी है तो इसकी क्या विशेषता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जो 18 वर्ग हैं, इन 18 वर्गों में हर एक वर्ग में जो तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है।
जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे या इसी तरह से हीलियम या सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, इन सभी तत्वों में बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो समान है। या इसी तरह से आप कोई भी इस तरह से इसमें जो वर्ग है वो ले लीजिए, उन सबका बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो समान होगा। जैसे हेलोजन है तो इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से अगर आप बात करें कि जो कार्बन वगैरह है तो इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको यहां पर देखिए कि इन सीरीज को बीच में कुछ सब सीरीज में 4a, 5a, 6a, 7a या इसी तरह से इसको 3a इस तरह से विभाजित किया गया। इसका मतलब क्या, ये नंबर जो है वो इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। जैसे पहला जो वर्ग है इसमें बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा सभी तत्वों में, और इसमें 2 तत्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तत्व के बाह्यतम कोश में। इसी तरह से मान लीजिए नाइट्रोजन वाला जो ये 5 है तो इसके इन तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फास्फोरस के बारे में जानकारी नहीं भी हो तो आपको अगर ये पता है कि ये 5a का है तो इसका मतलब है इसका बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें या बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से आप तत्वों को देखकर बता सकते हैं कि उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो जो वर्ग संख्या है वही उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है। इसी तरह से अगर आप देखें इन आवर्त वगैरह की जो पीरियड्स हैं, जो 36 पंक्तियां हैं, इनमें जो कोशों की संख्या है वो समान है। यानी इसके अंतर्गत, इन आवर्त के अंतर्गत जो उसका आवर्त नंबर है उतने ही कोश उस परमाणु में पाए जाएंगे। जैसे अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें और ये पहले आवर्त के तत्व हैं तो इनमें एक ही कोश होगा। इसी तरह से अगर आप दूसरे आवर्त की बात करें जिसमें लिथियम, बेरिलियम और बोरोन से लेकर के नियोन तक के तत्व आते हैं तो इन सब में 2 ही कोश होंगे। तो जो आवर्त नियम है उतने ही कोशों की संख्या है किसी भी तत्व में। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें इस आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को अलग रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये व्यवस्था नहीं थी, उसमें धातुओं और अधातुओं को सेपरेट नहीं रखा गया था, एक ही साथ मिला दिया गया था या एक साथ ही पास पास में रख दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आवर्त सारणी है इसमें ये जो S ब्लॉक है ये धातु हैं, ये D ब्लॉक है ये भी धातु हैं, और P ब्लॉक में आपको यहाँ पर ये जो बोरोन और इसमें एक जो जिगजैग लाइन दिख रही है इसके इधर ये सब धातु हैं और इसके इधर जो है वो अधातु हैं, और बीच में ये जो लाइन एक आपको टेढ़ी मेढ़ी एक सीढ़ी के रूप में दिखाई दे रही है ये उपधातु है। ये क्या कहलाएंगे? उपधातु। तो धातु और अधातु इस तरह से पूरी तरह से पृथक किए गए हैं इस आवर्त सारणी में, जो कि एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है आधुनिक आवर्त सारणी की। फिर उसके बाद में कि अक्रिय गैसों को अलग से एक स्थान दिया गया है 18वें वर्ग में। तो अक्रिय गैसें जो है वो अलग से पहचानी जाती है। समस्थानिकों को पृथक स्थान दिया गया या पृथक स्थान देने की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भारों पर आधारित थी। अब परमाणु भार जब आप आधार बनाते हैं तो समस्थानिकों के परमाणु भार अलग होंगे। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 समस्थानिक हैं और तीनों का परमाणु भार अलग अलग है। तो अगर आप परमाणु भारों के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो सबको अलग स्थान मिलना चाहिए। लेकिन जब हम परमाणु क्रमांक पर बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक तो इन तीनों का एक है। तो ऐसी स्थिति में समस्थानिकों की कोई समस्या आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं आती है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है और समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक ही होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आरोही क्रम का जो पालन नहीं किया गया था। आपको याद होगा कि उसमें कई बार ऐसे तत्वों का जिनका परमाणु भार जो है वो अधिक है उनको पहले रख दिया गया और कम परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में रखा गया। तो वो जो नियम भंग हुआ था मेंडलीव की आवर्त सारणी में वो यहां पर नहीं है, क्योंकि सभी परमाणु जो है वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में ही व्यवस्थित किए गए हैं। फिर उसके बाद में इसमें आवर्तता को भी स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। मतलब इसमें अलग अलग तत्वों में जो प्रवृत्ति कम या ज्यादा हो रही है, धनात्मक धन विद्युतीय लक्षण है या इसी तरह से आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, जिसके हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि आवर्तता क्या होती है। तो ये आवर्तता जो है वो स्पष्ट रूप से पढ़ी जा सकती है। अध्ययन में भी ये काफी सरल रहती है कि हम ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं जाने पर तत्वों में बदल रही प्रवृत्तियों को आसानी से देख सकते हैं। तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में, अब एक वर्ग के जो तत्व हैं उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, तो इससे उनकी संयोजकता ज्ञात करने में भी काफी आसानी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है।
अब इसके दोष क्या है? तो दोषों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला दोष है कि इसमें हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया। देखिए हाइड्रोजन की जो समस्या है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी थी, क्योंकि हाइड्रोजन एक तत्व ऐसा है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये हेलोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और क्षार धातुओं की तरह एक इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग भी सकता है। तो इस कारण से इसका जो नेचर है वो कई बार समझ में नहीं आता है कि इसे क्षार धातुओं में रखें या इस प्रकार से अक्रिय गैस या हेलोजेंस के अंतर्गत। तो हेलोजन में रखा जाए या इस तरह से क्षार धातुओं में, तो इस बात में स्पष्टता नहीं है और आधुनिक आवर्त सारणी में भी ये अस्पष्टता बनी हुई है। फिर उसके बाद में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग से स्थान दिया गया। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता कि सारणी को इस प्रकार से शेप में लाने के लिए या उसको इस प्रकार से थोड़ा सा अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग से रखा गया। तो इसका कारण क्या दिया गया, मतलब यहां से ही ये तत्व क्यों लिए गए? बाकी तत्वों को भी तो हटाकर ऐसा रखा जा सकता था, लेकिन इस प्रकार के बारे में इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। हीलियम की स्थिति, अब देखिए हीलियम की स्थिति को थोड़ा सा यहां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आवर्त सारणी हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, और अगर आप बात करें तो इसका जो विन्यास है या इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 1s2, यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो भरा जा रहा है s उपकोष में। तो उस नियम के अनुसार या इस के अनुसार तो हीलियम को s ब्लॉक में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो s उपकोष में भरा जा रहा है। लेकिन हीलियम देखिए कहां पर है, p ब्लॉक में है। तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो s उपकोष में जाने के बावजूद भी हीलियम को कहां रखा गया है, p ब्लॉक में रखा गया। तो ये जो अभी हमने ब्लॉक का वर्गीकरण देखा था sp-d-f, वो यहां पर हीलियम के साथ में ठीक नहीं बैठ रहा है। तो हीलियम की स्थिति को लेकर के भी ये जो एक जैसे आप कह सकते हैं कि जो नियम भंग होने वाली सी बात है वो भी इस आवर्त सारणी में देखी जा सकती है। हालांकि इसके बावजूद इस आवर्त सारणी में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं थी, और उसने उन बहुत सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के साथ थी। इसी कारण से ये आवर्त सारणी सबसे अधिक मान्य भी है और अब तक स्वीकृत भी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आज हमने इस पीरियोडिक टेबल की संरचना और इसकी विशेषता गुण दोषों के बारे में बात की, साथ ही इसमें sp-d-f जो ब्लॉक तत्व हैं वो क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बात की। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस आवर्त सारणी के अंतर्गत किस प्रकार से आवर्तता होती है, यानी एक वर्ग में जाने पर तत्वों के गुण किस प्रकार से बदलते हैं और आवर्त में जाने पर तत्वों के गुणों में क्या परिवर्तन होता है, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।